हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का 58th लेक्चर है और कैपेसिटर चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम इरोडोप की 3.66 एंड देन 3.101 टू 3.108 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 3.66। इसमें आपको 4 प्लेट्स दिख रही होंगी और आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है वो पर यूनिट एरिया की करनी है। एरिया को 1 लेना है। इसमें आपको 2 और 3 के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी लगा रखा है और एरिया तो मैंने तुमसे बोल ही दिया 1 है और किन्हीं 2 प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिटवीन नेबरिंग प्लेट्स और उसके बाद तुम्हें टोटल चार्जेस निकालने हर प्लेट में। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 4 मेटेलिक प्लेट्स हैं। यूनिट एरिया के लिए कैलकुलेशन करनी है। किन्हीं 2 के बीच में डिस्टेंस डी है। 2 और 3 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी लगा रखा है। तो आपको हर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है और चार्जेस निकालने हैं। तो देखो, अगर मान लो इसको मैं V1 पोटेंशियल कहता हूं तो तुम्हें लग रहा होगा ये भी V1 होगा और ये V2 आ गया और ये V3 आ गया। अब आप एक चीज देखो ना कि आपको 3 कैपेसिटर बनेंगे ना। एक ये बनेगा कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये बनेगा और एक कैपेसिटर ये बनेगा। और हर कैपेसिटी कितने के इक्वल होगी? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, लेकिन ए यहाँ पे 1 लेना है तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट बाई डी ये होगा, बिकॉज ए को तुम्हें 1 लेना था। ये भी क्लियर होगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल सर्किट बनाऊं तो देखो क्या है, एक कैपेसिटर V1 और V2 के बीच में है, एक V2 और V3 के बीच में है और एक V1 और V3 के बीच में है। आप देखो, एक कैपेसिटर V1 V2 के बीच में ये है ना, ये और ये V1 V2 के बीच में है। एक V2 और V3 के बीच में है और एक V1 और V3 के बीच में है। तो इसका थोड़ा सिंपल सर्किट देखोगे तो ऐसे बनेगा बेटा। इसको प्लस कह लो, इसको माइनस। ये V2 आ गया, ये V3 आ गया और ये पोटेंशियल डिफरेंस में डेल्टा V दिया हुआ है। तो देखो, ये भी V2 आ गया, ये भी V2 आ गया, ये V3 आ गया और ये V3 आ गया और इसके बीच में V1 मान लो तो ये V1 हो गया, ये V1 आ गया। अब आप देखो, एक कैपेसिटर V1 और V2 के बीच में है, इसका मतलब ये वाला है V1 और V2 के बीच में। एक V2 और V3 के बीच में है तो ये वाला है देखो, और एक V1 और V3 के बीच में है तो V1 और V3 के बीच में ये आ गया, ये। अब क्या है सुनो, इस पूरे को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो डेल्टा वी मिलेगा, क्योंकि ये अकेला जुड़ा हुआ है डेल्टा वी से। और इन दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? हाफ हाफ मिल जाएगा, डेल्टा वी अपॉन 2 और डेल्टा वी अपॉन 2 इतना मिल जाएगा। ये आ गया। और उसके बाद तुम जानते होगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
वो V बाई डी होता है, और V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ध्यान से देखना, 2 और 3, ये वाला कैपेसिटर कौन सा था बताओ? 2 और 3 वाला ये वाला था। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 एंड 3, ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डी के इक्वल हो जाएगा। क्यों? ये देखो, और बाकी अगर इन दोनों के बीच में देखोगे, इसके और इसके बीच में देखोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बाई 2 है, डेल्टा V बाई 2 है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला, मतलब 1 और 2, 2 और 1 कह दो रादर, बिकॉज 2 हायर पे है, और इधर 4 एंड 3, आप देखो ना 4 एंड 3, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। तो अगला तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 4 3, ये हो जाएगा डेल्टा V बाई 2 अपॉन डी, इतना आ जाएगा बस, ऊपर। तो ये आ गया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ गई। अब चलते हैं चार्जेज की बात, थोड़ा नई फिगर बना लेता हूँ। अब आप देखो कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बाई 2 था, ये प्लस था, लेकिन ना ध्यान रखना, ये प्लस ये माइनस, ये डेल्टा V बाई 2 था, और यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बाई 2 था, और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ये डेल्टा V था। अब हायर लोअर में देख लेते हैं, देखो क्या है। 2 का पोटेंशियल ज्यादा है, ध्यान रखना, और 3 का कम है। ये 2 है, ये 3 है। हायर लोअर में देखते हैं क्या होगा। देखो, इसका मतलब ये हायर, ये लोअर, और ये हायर, ये लोअर, और इसमें ये लोअर और ये हायर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये 3 कैपेसिटर बने बेटा जो है, जैसे एक ये बना जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बाई 2 है, एक ये बना, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बाई 2 है, और एक ये बना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है। अब ये और ये तो आइडेंटिकल है ना, ये और ये तो आइडेंटिकल हैं। तो सपोज करो इसमें अगर प्लस Q1 है और इसमें माइनस Q1 है, तो फिर इधर ये प्लस Q1 और ये माइनस Q1 होगा, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। तो इसको मैं कह देता हूं प्लस Q2 और माइनस ऑफ Q2, ऐसे कुछ होगा। अब यहां पे जो Q1 होगा वो होगा C इंटू डेल्टा V बाई 2, और बाय द वे C कितना था? एप्सिलॉन नॉट बाई डी था, बिकॉज एरिया 1 था। ये हो गया, और डेल्टा V बाई 2 आ गया, Q1 तो ये आ गया। अब अगर मैं Q2 को देखूंगा तो Q2 कितना हो जाएगा? तो जो है C इंटू डेल्टा V हो जाएगा। क्यों? C इंटू डेल्टा V, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू डेल्टा V। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या है।
अब मैं किसी भी एक एक प्लेट में बताता हुआ चलता हूँ चार्जेस कितने होंगे वो देख लो बस। जैसे आप देखो ना, ये प्लेट 1 थी, ये प्लेट 2 थी, ये प्लेट 3 थी और ये प्लेट 4 थी। तो तुम्हें प्लेट 1 में जो चार्ज दिख रहा होगा इसमें सिर्फ -Q1 दिख रहा होगा। तो इसका मतलब -ε0 डेल्टा V अपॉन 2D ये दिख रही होगी। देख लो जरा प्लेट 1 में कितना है, ये देखो, ये प्लेट 1 में आ गया। एक मैं और बता देता हूँ, इसी टाइप से कर लेना। अगर मैं प्लेट 2 में देखूं तो प्लेट 2 में जरा देखो चार्ज कितना है। प्लेट 2 में चार्ज प्लस का Q1 और प्लस का Q2 है। तो प्लस का Q1 और प्लस का Q2 देख लो, 3/2 आ रहा होगा। 3/2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा V/D इतना आ रहा होगा। तो प्लेट 2 में भी देख लो कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है, देखो। इसी टाइप से फिर प्लेट 3 और प्लेट 4 में निकाल लो। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। इसमें क्या है देखो, ये ना कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है, ध्यान रखना। और इसकी रेडियस R1 दे रखी है और इसके बाहर तुमने R2 तक, मतलब ये R1 है और ये R2 है। इसके बाहर तुमने ये कंडक्टिंग, ये डाइलेक्ट्रिक लगा रखा है K। तो इसका तुम्हें कैपेसिटेंस निकालना है। C निकालना कितना होगा। अब तुम एक चीज देखो ना कि किसी भी कैपेसिटर में क्या होता है, दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं। एक को +Q चार्ज देते हो और दूसरे को -Q चार्ज देते हो और उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो और लास्ट में Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कर देते हो। वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। दोबारा सुन लो, किसी भी कैपेसिटर में दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं या कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। एक को +Q चार्ज देते हो और दूसरे को -Q चार्ज देते हो और उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो और लास्ट में Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कर देते हो। वो कैपेसिटेंस हो गया। अब इसमें अगर तुम मेटेलिक प्लेट देखोगे या कंडक्टिंग, वो कौन सी है देखो। हाँ, एक कंडक्टिंग प्लेट तो ये है, ये कंडक्टिंग है। और दूसरी कंडक्टिंग तुम मान सकते हो इन्फिनिटी पे है बेटा, जो है ये कह लो। अच्छा, ये कंडक्टिंग नहीं है, ध्यान रखना बेटा, जो है दिस इज नॉट कंडक्टिंग। क्योंकि ये तो डाई इलेक्ट्रिक की बाउंड्री है, समझ गए ना, डाई इलेक्ट्रिक की बाउंड्री है, ये कह लो। अब मैंने इसको दिया +Q चार्ज और इसको दिया -Q चार्ज और इसमें मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। मतलब इसको कह लो V1 कह लो और इसको V2 कह लो। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस V ये निकालूंगा V1 - V2 और लास्ट में जो C होगा
वो Q अपॉन V कर दूंगा तो वो कैपेसिटेंस कहलाएगा। ये कर दो। अब सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस हम कुछ ऐसे निकालते हैं ना, जैसे इसके बीच में चलो मैं एक 3 भी ले लेता हूँ बेटा, जो है ध्यान से देखना, ये है जैसे अगर मैं V1 माइनस V3 कहता तो इसको मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, माइनस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 1 एंड 3 dr, और इसमें लिमिट्स रखता 3 to 1। क्यों? देखो dv जो होता, dv होता है माइनस ई डी आर। अब मुझे v1 माइनस v3 निकालना है तो मेरे को यहाँ पे लिमिट 3 से 1 रखना पड़ेगा ना, और इधर भी लिमिट्स फिर 3 to 1 रखना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूं मैं? ये हो गया, ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसी टाइप से अगर मैं v3 माइनस v2 निकालता तो फिर मैं क्या करता, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 3 dr, लेकिन लिमिट्स यहाँ पे कहां से कहां तक रखता बताओ, जो है 2 से लेकर 3 तक रखता। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप ये बताओ कि अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं, 1 प्लस 2 कर दूं, तो देखो v1 माइनस v2 आ रहा होगा। अगर मैं 1 प्लस 2 कर दूं तो फाइनली देखो तुम्हारा v1 माइनस v2 आ रहा होगा, और उसी को मैंने v कहा है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन e बिटवीन 1 एंड 3 dr, e बिटवीन 1 एंड 3 dr, और लिमिट्स मुझे रखनी थी 3 से 1, 3 से 1, तो इसका मतलब R2 से R1। माइनस इंटीग्रेशन 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 3 इंटू dr, और लिमिट्स मुझे कहां से कहां तक रखनी थी, 2 से लेके 3 तक। क्यों 2 से लेके 3 तक? तो 2 हमारा पॉइंट कौन सा होता है, 2 ये लिया हुआ है बेटा, ध्यान रखना, मैंने 2 पॉइंट ये लिया हुआ है, 3 पॉइंट ये लिया हुआ है, ये 1 पॉइंट लिया हुआ है, तो इसका मतलब इंफिनिटी से R2 होता फिर यहाँ पे। और लास्ट में एक चीज और कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, गॉस थ्योरम अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो सिर्फ इस चार्ज की वजह से डिपेंड करेगा ना, लेकिन यहां से लेके यहां तक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है और उसके बाद एयर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये बताओ कि ये जो E13 होगा ये कितना होगा, देखो 1/4πε0K Q/r², ये हो जाएगा। और इसी टाइप से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², ये आ जाएगा। तो यहां से V निकालना और लास्ट में फाइंड Q/V कर देना, बस हो गया। वही C हो जाएगा। एक बार दोबारा से बता रहा हूं, सुन लो। किसी भी कैपेसिटर की अगर तुम्हें कैपेसिटी निकालनी तो क्या होता है, उसमें 2 मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, एक को प्लस क्यू चार्ज देते हो, दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देते हो, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो, और लास्ट में Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कर देते हो, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। अब यहाँ पे ये मेटेलिक प्लेट है, ये मेटेलिक प्लेट है,
लेकिन ये मेटेलिक प्लेट नहीं है, ये ध्यान रखना, ये मेटेलिक प्लेट नहीं है, ये तो डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री है। तो इसका मतलब दूसरी मेटेलिक प्लेट क्या कर सकता हूं मैं, दूसरी मेटेलिक प्लेट इन्फिनिटी में लिख सकता हूं। तो मैंने अंदर वाले को प्लस क्यू दिया और जो इन्फिनिटी पे है उसको माइनस क्यू दिया, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ प्लस क्यू की वजह से होगा। और R1 से लेके R2 तक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी है, उसके बाद नहीं है। तो मैंने dV इक्वल टू माइनस ई डी आर से 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया और लास्ट में Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया, तो वहां से हमारी कैपेसिटी आ गई। अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, एयर कैपेसिटर्स, कैपेसिटी C दे रखी है और बैटरी E से कनेक्टेड है। अब तुमसे कहता है वन ऑफ द कैपेसिटर्स फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, एक तो ये दिया हुआ है। तो आपसे कहता है हाउ मेनी टाइम्स डिड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द कैपेसिटर डिक्रीज और व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द बैटरी, ये कह रहा है। मतलब पहले फिगर ये थी, देखो पहले फिगर ये थी और बाद में फिगर ये है। इसमें डायलेक्ट्रिक भी फिल कर दिया K का। तो आप देखो ये भी C, ये भी C, ये E, लेकिन अब के ये C और ये K टाइम्स C हो जाएगा ना, K टाइम्स C हो जाएगा और ये E हो जाएगा। अब सुनो, इन दोनों की जो कैपेसिटी होगी वो C/2 होगी और इन दोनों की जो कैपेसिटी होगी वो C इंटू के सी अपॉन C प्लस के सी होगी। तो यहां पे चार्ज अगर मान लो Q है, Q1 कह रहा हूं चलो, और यहां पे चार्ज मान लो Q2 है। एक छोटी सी बच्चों वाली बात, दोनों के दोनों सीरीज में है बेटा, ध्यान रखना। इसलिए पहले में चार्ज Q1 है तो दोनों पे Q1 होगा, और दूसरे पे चार्ज अगर Q2 है तो फिर दोनों पे Q2 होगा। ठीक, तो अब ये बताओ जो Q1 रहा होगा वो तो सीधे सीधे E इंटू C/2 रहा होगा, और Q2 चार्ज वो E इंटू जो भी नेट कैपेसिटी आई थी C इंटू के सी अपॉन C प्लस के सी, ये रही होगी। तो पहले बैटरी से इतना चार्ज निकला था और बाद वाले में इतना चार्ज निकला है। क्यों बाद में इतना चार्ज निकला है? तो इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज कितना रहा होगा, डेल्टा Q जो रहा होगा वो रहा होगा Q2 माइनस Q1, ये कह लो बस, हो गया, ये आ गया। तो ये तो तुम ये निकाल लोगे बेटा जो है। अब चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स डिक्रीज हो गया कह लो जो है। ठीक, अब तुम एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V/D होता है और D की वैल्यू तो फिक्स है। हाँ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे सीधे प्रोपोर्शनल टू V हो गया। क्यों नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, V आ गया। अब किस वाले कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ये भी देख लो।
इस वाले में पूछ रहा है, इन दैट कैपेसिटर, इसमें ही पूछ रहा है बेटा जो है, इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स डिक्रीज कर गया। ठीक, अब सुनो, सपोज करो मान लो ई इनिशियल मान लो 4 था और ई फाइनल मान लो 1 है, तो अगर मैं कितने टाइम्स डिक्रीज कर गया पूछता हूं मान लो, तो इसका मतलब 4 टाइम्स डिक्रीज्ड, यही तो लिखूंगा। नहीं होता, अगर मान लो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 4 था और बाद में मान लो 1 हो गया, और मैं पूछता हूं कि कितने टाइम्स डिक्रीज कर गया, तो मैं ये तो लिखूंगा कि 4 है। और 4 का मतलब एक तरीके से मुझे ई इनिशियल अपॉन ई फाइनल आंसर देना है, क्यों? ई इनिशियल अपॉन ई फाइनल ये आंसर देना है। तो यहां से अगर मैं देखूं, ई इनिशियल अपॉन ई फाइनल कितना होगा, ई इनिशियल अपॉन ई फाइनल वो वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल होगा। ठीक, अब v इक्वल टू क्यू बाई सी होता है ना, अगर आप देखोगे तो v इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई सी होता है, तो डायरेक्ट ही कर दे रहा हूं। तो v इनिशियल कितना रहा होगा, देखो v इनिशियल रहा होगा Q1 अपॉन सी, और v फाइनल कितना रहा होगा, तो Q2 अपॉन k टाइम्स सी, ये हो गया। तो अल्टीमेटली बस ये कर देना k टाइम्स Q1 अपॉन Q2, ये कर देना बस, ये आंसर आ जाएगा k टाइम्स Q1 अपॉन Q2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। Q1 और Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहले दोनों की कैपेसिटी C और C, बाद में दोनों की कैपेसिटी C और AC। पहले चार्ज Q1 जो होगा वो होगा E इंटू सी बाई टू, और दूसरे में चार्ज होगा Q2 इक्वल टू E इंटू उनकी जो नेट कैपेसिटी आएगी। तो इसका मतलब बैटरी से जो चार्ज का फ्लो हुआ, ठीक है ना, बैटरी से जो भी चार्ज का फ्लो हुआ वो Q2 माइनस Q1 होगा। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा आपसे कहता है कि जिसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स डिक्रीज हुआ। तो मैंने तुमसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी हुआ, वी डी की वैल्यू फिक्स है तो इसका मतलब एक तरीके से E प्रोपोर्शनल टू V आ गया। उसके बाद एक चीज, ये थोड़ा सा रेशियो में बड़ा वो रहता है, कंफ्यूजन रहता है बेटा, उसको अच्छी तरीके देख लेना। जैसे मैंने तुमसे कहा कि अगर ई इनिशियल मान लो 4 है और ई फाइनल 1 है, तो मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स कम हो गया। तो एक तरीके से मैंने ई इनिशियल अपॉन ई फाइनल कर दिया, राइट। तो ई इनिशियल अपॉन ई फाइनल क्या हो जाएगा, वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल, इस टाइप से आ जाएगा बस, हो गया। और वी को मैंने क्यू बाई सी रख दिया उसके बाद, ये कर। ठीक, अब चलते हैं अगला पॉइंट। अच्छा, वैसे एक छोटी सी बात और भी है ना, देखो यहाँ पे मैंने तुमसे कहा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया, इसका मतलब ये जो 4 नंबर होना चाहिए ना, 4 ये जो आ रहा है बेटा जो है, ये 4 नंबर ग्रेटर देन 1 आना चाहिए ना। अगर मैं कहता हूँ कि कितने टाइम्स डिक्रीज कर गया, तो ये ग्रेटर देन 1 आना चाहिए ना। तो आंसर में भी देखो उसी टाइप से आ रहा है ना बेटा जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज बाई इतने टाइम्स। अब आप देखो ये वाला जो नंबर आएगा ना, ये ग्रेटर देन 1 आ रहा होगा, देखो ग्रेटर देन 1 आ रहा होगा, क्यों? बिकॉज जो k की वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो समझ में आ गया होगा, ये कर लेते हैं। तो ये बड़ा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बेटा, कितने टाइम्स डिक्रीज कर गया, तो उसको ध्यान से देखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तुम्हें ना इस टाइप से दिया हुआ, देखो एरिया दिया हुआ है S, D1 थिकनेस का, K1 डाइलेक्ट्रिक किया हुआ है, D2 थिकनेस का
K2 डाइलेक्ट्रिक किया हुआ है। तो एक तो तुम्हें कैपेसिटेंस निकालनी है पहले पार्ट में। तो तुम देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ये फॉर्मूला यूज करना बस हो गया तुम्हें। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये जीरो आ जाएगा, अगर देखोगे ना ये जीरो आ जाएगा। क्यों? बिकॉज T1 की जो वैल्यू है वो तो है D1 और T2 की जो वैल्यू है वो है D2 और D की जो वैल्यू है वो D1 प्लस D2 है। क्यों? तो आपको दिख ही रहा होगा ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और इसमें T1 को फिर D1 रख देना और T2 को D2 रख देना। क्यों? T1 को रख देना D1 और T2 को रख देना D2। आई थिंक यहां तक तो क्लियर होगा। उसके बाद तुमसे क्या कहता है ना कि तुम इसके बीच में V लगाते हो बेटा जो है, जैसे ये मान लो प्लस ये माइनस V लगा दिया तुमने। तो इस जगह पे इंड्यूस चार्जेस कितने होंगे ये पूछता है। सिग्मा इंड्यूस्ड, जिसको सिग्मा डैश कह सकते हो, वो कितना होगा ये तुमसे पूछ रहा है। एक बार दूसरा देख लो क्या है बेटा जो है, द डेंसिटी सिग्मा डैश ऑफ द बाउंड चार्जेस ऑन द बाउंड्री प्लेन, समझ रहा, ऑन द बाउंड्री प्लेन इफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल्स V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम लेयर 1 to 2। ये 1 है, ध्यान रखना बेटा, ये 1 है ये 2 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्ट कर रहा है, तभी मैंने इधर हायर पोटेंशियल लिया हुआ है इधर लोअर पोटेंशियल लिया हुआ है, ये कह रहे हैं। अब तुम याद करो, अगर तुमने यहां पे प्लस सिग्मा दिया और यहां पे माइनस सिग्मा दिया तो तुम्हें याद होगा यहां पे माइनस सिग्मा 1 और यहां पे प्लस सिग्मा 1 ये आता था, और फिर इधर पे माइनस सिग्मा 2 और इधर पे प्लस सिग्मा 2 ये कुछ आता था। अगर तुम्हें याद हो तो इस टाइप से कुछ होता है ना, इस टाइप से कुछ होता है। तो इसका मतलब जो मुझे बाउंड्री पे निकलना है सिग्मा डैश, वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होगा। अगर आप बाउंड्री पे देखोगे तो सिग्मा डैश कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होगा। क्यों? तो बाउंड्री पे जो सिग्मा डैश होगा वो होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब सिग्मा 1 तुम्हें याद होगा सिग्मा 1 माइनस 1/k होता है, माइनस सिग्मा 1 माइनस 1/k2 होगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें सिग्मा कॉमन आ गया और 1/k2 माइनस 1/k1 आ गया। अब बात आती है कि सिग्मा कितना होगा। क्यों नहीं है, अब यह है कि सिग्मा कितना होगा। तो आप एक चीज देखो कि जो सिग्मा होगा इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था। अगर तुम्हें याद हो बेटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता था किलो जो है। या चलो तुम दूसरा करते हैं, देखो सिग्मा तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, ये कर लो, ये ज्यादा बेटर है। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ये कर लो। और क्यू कितना होगा,
Q होगा C इंटू V होगा, क्यों? Q होगा C इंटू V, और C हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आप देखो ना, C की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको यहाँ पे पुट कर देना, बस हो गया। तो ये बेटर है। Q को आप कर देना, सिग्मा को कर देना Q अपॉन, इसको रहने देना, इसको रहने दो, दूसरे वाले को कर लो। सिग्मा इक्वल टू Q बाई S कर देना, और Q को कर देना C इंटू V कर देना, और C हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और V तुम्हें दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या कंसेप्ट होता था। जैसे ये था ना बेटा, जो है ये तुम्हें याद होगा, ऐसे होता था ना, इसमें मेरे ख्याल से याद आ गया होगा। ये जैसे प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, ये प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 1, माइनस सिग्मा 1, और ये प्लस सिग्मा 1 आता था, और ये माइनस सिग्मा 2, और ये प्लस सिग्मा 2 होता था, और हमें बाउंड्री पे निकालना था, तो वहां पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। इनके बीच की डिस्टेंस d दे रखी है, और इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, वो K1 से लेके K2 तक वेरी कर रहा है, और K2 तुम्हें K1 से बड़ा दिया हुआ है, और वो लीनियरली वेरी कर रहा है। और इसका एरिया ऑफ प्लेट्स S दे रखा है, तो तुम्हें कैपेसिटेंस निकालनी है, कितना होगा। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है। अगर मैं यहां से x डिस्टेंस पे जाता हूं और dx की स्ट्रिप लेता हूं, तो पहले तो यहां पे ये फाइंड कर लेते हैं कि k कितना होगा। हाँ, तो k की वैल्यू कितनी होगी, देखो k की वैल्यू होगी K1 से ज्यादा होगी, K1 प्लस K2 माइनस K1, इतने का डिक्रीज हुआ कितनी डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे, और मुझे x डिस्टेंस पे निकालना था, तो इंटू x हो गया, ये कह लो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं x डिस्टेंस पे k की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो K1 से ज्यादा होगी, और d डिस्टेंस पे चेंज कितने का आ रहा है, K2 माइनस K1 इतने का, तो इसका मतलब x डिस्टेंस पे चेंज कितने का आएगा, K2 माइनस K1 अपॉन d इंटू एक्स हो गया। अब क्या है सुनो, अब इस टाइप से कई सारी डायलेक्ट्रिक स्लैब बन गए ना, ये बन गई देखो। तो इसमें मैं फॉर्मूला क्या लगाता, सुनो, C इक्वल टू में लगाता एप्सिलॉन नॉट ए का मतलब S अपॉन, अच्छा पिछले क्वेश्चन में भी देख लेना, कई जगह पे जैसे A है और क्वेश्चन में तुम्हें S दिया हुआ है, तो वो चेक कर लेना। जैसे हमारी जो आदत होती है ना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिखने की होती है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में कहीं पे S दिया होगा, तो उसको देख लेना। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 एंड सो ऑन, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस एंड सो ऑन, ये हो गया। इस टाइप से कुछ होता। अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटा, जो है इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर पूरे में डायलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है ना, अगर पूरे में डायलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो ये वाला जो टर्म आता है ये तो जीरो आ जाता है, नहीं है, बिकॉज T1 T2 T3 सब मिलकर D के इक्वल होते हैं, तो ये वाला टर्म तो जीरो आ गया।
अब इस क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे ये टर्म निकालना, बस ये निकल गया तो मेरा काम चल गया, मतलब ना, अगर ये देखो तो ये टर्म निकालना है मुझे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें एप्सिलॉन नॉट और एस दिया हुआ है, पहला वाला टर्म 0 हो गया, तो हमें ये टर्म निकालना। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस एंड सो ऑन। इसका मतलब एक तरीके से समेशन T बाई K हो गया, या ये इंटीग्रेशन T बाई K हो गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन T का मतलब dx हुआ बेटा, यहाँ पे समझ गए ना, T का मतलब थिकनेस dx हो गई। और K कितना था बताओ, वहां पे K था K1 प्लस K2 माइनस K1 अपॉन D इंटू एक्स था, ये था। और x की लिमिट कितनी लिख दोगे, 0 से लेके d तक लिख दोगे तो ये वाला टर्म निकल जाएगा, और यहाँ को ये वैल्यू को पुट कर दोगे तो वहां से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया था। सबसे पहले आप k निकालोगे, उसके बाद अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वो जो पहला वाला टर्म होता है d माइनस T1 प्लस माइनस T2, वो सब 0 हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे सिर्फ समेशन T बाई K निकालना है, या इंटीग्रेशन T बाई K निकालना है, और थिकनेस यहाँ पे dx ले रखी है मैंने, और k मैंने यहाँ पे निकाल दिया, तो ये कह लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्पेरिकल कैपेसिटर है, रेडियस R1 R2 दे रखी है, और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका k R का फंक्शन है। तो तुम्हें कैपेसिटेंस निकालनी बस होगी। आपके ये दोनों मेटेलिक प्लेट्स हैं बेटा, जो है ये भी मेटेलिक है, ये भी मेटेलिक, बस यहीं पे खत्म हो जाती है कहानी। ये R1 है, ये R2 है, लेकिन बस इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो k दिया हुआ है वो a बाई आर दिया हुआ है, और कोई चीज नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे q जो दिया, k जो दिया हुआ वो a बाई आर दिया हुआ है, और ये दोनों की दोनों, मैंने तुमसे कहा दोनों की दोनों यही कंडक्टिंग, बस यहीं पे खत्म हो जाती है कहानी। तो इसकी तुम्हें कैपेसिटेंस निकालनी कितनी होगी। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट से चलते हैं जो हमने पहले किया था। इसको मैं प्लस क्यू ले लेता हूं, और यहाँ पे माइनस क्यू ले लेता हूँ, और दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ प्लस क्यू की वजह से डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। इसका पोटेंशियल V1 ले लेता हूँ, इसका पोटेंशियल V2 ले लेता हूँ, और मुझे V1 माइनस V2 निकालना है। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। dV इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब मुझे V1 माइनस V2 निकालना था, तो यहाँ पे मैं लिमिट 2 to 1 रखूंगा, तो फिर मुझे यहाँ भी लिमिट 2 to 1 रखनी पड़ेगी। तो ये बना V1 माइनस V2, या V कुछ भी कह लो, इक्वल टू माइनस 2 to 1, इसका मतलब R2 से R1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ध्यान से देखना, 1/4πε0 K Q अपॉन R² होगा। और यहाँ पे बस K की जो वैल्यू दे रखी है वो a बाई आर दे रखी है, ये है और कुछ नहीं है। समझ गए ना, ये तुम्हें यहाँ पे K की वैल्यू a बाई आर दे रखी है, तो यहाँ से तुम V निकाल लेना, और लास्ट में C को कितना कर दोगे बताओ, जो है C की वैल्यू Q अपॉन V कर देना, बस हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें ना कैपेसिटर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, जो है
कि दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, एक को प्लस क्यू दूसरे को माइनस क्यू देते हो, और उसके बाद तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो। और अगर एक ही मेटेलिक प्लेट दे रखी है स्फेरिकल के केस में, तो दूसरी मेटेलिक प्लेट को तुम इन्फिनिटी पे रख सकते हो जो है। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ये जो था यहाँ पे, वो मेटेलिक प्लेट नहीं थी, बल्कि वो डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री थी। और यहाँ पे यही बस मेटेलिक खत्म हो जाता है, ये भी मेटेलिक है और ये भी मेटेलिक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखो क्या है, तो मैंने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर दिया हुआ बेटा, और इसमें R1 और R2 की दो लेयर्स हैं, और उसमें K1 और K2 फिल किया हुआ है। और तुमसे कहता है मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आर इक्वल टू E1m और E2m फॉर दीज डाइलेक्ट्रिक्स। तो तुमसे कहता है एट व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन KR एंड EM will voltage increase result in the field strength reaching the breakdown value for both dielectric simultaneously। ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा। सबसे पहले तो सिलिंड्रिकल है बेटा जो है, उसका मैं केवल क्रॉस सेक्शन बना दे रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना। जैसे ये एक सिलेंडर हो गया, यहाँ पे K1 फिल है और यहाँ पे K2 फिल है। ये क्रॉस सेक्शन है, ध्यान रखना बेटा जो है। ये K1 है और ये K2 है। Cylinder का capacitor is filled with two cylindrical layers of dielectric with dielectric constants K1 and K2. The inside radii of layers, inside radii of layers कह रहा है बेटा, ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब सबसे पहले तुम देखो ना, इसमें मेटेलिक कहाँ पर है वो बताता हूँ तुम्हें। इसमें एक तो ये मेटेलिक है, ये मेटेलिक है, और एक ये मेटेलिक है, ये ध्यान रखना। और लेयर्स की इनसाइड जो रेडियस है वो R1 R2 दे रखी है। इसका मतलब एक तो, और ये लेयर्स हैं, तो ये R1 है और ये R2 है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। अब इसमें क्या होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया होता है ना, अगर तुम जानते हो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया होता है, तो तुम ऐसे मान लो कि इसमें यहां पे प्लस लेमडा दिया होगा और यहां पे एक तरीके से माइनस लेमडा होगा। और ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा ना, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से होगा। अब सुनो, K1 में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहां पे होगा, नहीं है, K1 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा। तो मैं लिख दे रहा हूं कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का जो मैक्सिमम है, ठीक है, वो कितना होगा, लैम्डा मैक्सिमम 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इसका मतलब तुम्हें कितना लैम्डा चाहिए, ये ध्यान से देखो बेटा जो है, कितना लैम्डा चाहिए कि इस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। तो लैम्डा M1 जो आया वो आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
R1, अच्छा K भी आएगा बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे K भी आएगा, K1 भी आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 K1 E1M। इसको ध्यान से देखो, वन लेयर में यहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैक्सिमम तुम इतना ले जा सकते हो, समझ गए ना, मैक्सिमम तुम इतना ले जा सकते हो। तो इसके लिए मुझे लैम्डा की कितनी वैल्यू चाहिए, बेसिकली ये निकाला मैंने। तो लैम्डा की मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, इतनी वैल्यू चाहिए, ये कह लो। अब चलते हैं दूसरी लेयर में। दूसरी लेयर में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, समझ गए ना। अगर मैं सेम प्रोसीजर अप्लाई करूं तो मुझे लैम्डा की कितनी वैल्यू चाहिए, लैम्डा m2 मुझे कितना चाहिए बताओ जो है। अगर मैं चाहता हूं कि यहां पे फेल हो जाए तो ये हो जाएगा ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट R2 K2 EM2। और तुमसे कहता है कि दोनों के दोनों एक साथ फेल हो जाएं, ब्रेक डाउन हो जाएं, दोनों के दोनों एक साथ ब्रेक डाउन हो जाएं। तो इसका मतलब लैम्डा m1 और लैम्डा m2 को इक्वल कर दो, बस हो गया। समझ गए ना, दोनों साइमल्टेनियस अगर तुम्हें वो करना है, साइमल्टेनियस ब्रेक डाउन, साइमल्टेनियस ब्रेक डाउन। तो आप लैम्डा m1 और लैम्डा m2 इसको इक्वल कर दोगे। तो जब आप लैम्डा वन m1 और लैम्डा m2 को इक्वल करोगे तो देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहा होगा बेटा जो है। आप दोनों को इक्वेट करके देखो तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहा होगा। तो फाइनल कंडीशन आ गई R1 K1 E1M इक्वल टू R2 K2 E2M, ये आ गया बस। एक बार मैं क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, अंदर K1 डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, बाहर K2 डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। और K1 में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम ले जा सकते हो वो E1M ले जा सकते हो, और K2 में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा सकते हो E2M ले जा सकते हो। ठीक, तो आपसे ये कहता है कि कंडीशन बताओ कि दोनों एक साथ फेल होते हैं, ठीक है ना, दोनों एक साथ फेल होते हैं। तो तुम्हें लग रहा होगा कि K1 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मिलेगा बेटा, और उसको फेल करने के लिए, यहां पे फेल करने के लिए मान लो तुम्हें लैम्डा की ये वैल्यू चाहिए, तो तुमने लैम्डा m1 निकाल दिया कि मुझे इतनी वैल्यू चाहिए ताकि K1 फेल हो जाए, और जो बाहर वाला डायरेक्ट्रिक है वो यहां पे फेल होगा, और उसको फेल होने के लिए हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली कितनी चाहिए, तो वो हमने ये निकाल दी। और तुमसे कहता है कि दोनों डायरेक्ट्रिक एक साथ ब्रेक डाउन करें, एक साथ ब्रेक डाउन करें, तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा m1 और लैम्डा m2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये अब चलते हैं 8th क्वेश्चन। अब ये बिल्कुल वैसा ही वाला क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल वही है। आपको आपके आपके वहां पे EM1 को पहली बात तो वो लिखा हुआ बेटा जो है, EM1 को E1 दिया हुआ है पिछले वाले क्वेश्चन में, और EM2 को E2 दिया हुआ है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। और तुम्हें ये दिया हुआ K1 R1 E1 K2 R2 E2 से कम है, ठीक है। K1 R1 E1 K2 R2 E2 से कम है। तो तुमसे कहता है व्हाट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा ये कह रहा है तुमसे। अब सुनो, K1 R1 E1 कम है बेटा, ध्यान रखना जो है। हमारी ये कंडीशन बनी थी जब एक साथ ब्रेकडाउन होते हैं। अब तुम्हें यहाँ पे K1 R1 E1 K2 R2 E2 से कम दिया हुआ है, ठीक है। K1 R1 E1 K2 R2 E2 से कम दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो लैम्डा M1 है
आपके यहाँ पे लैम्डा m2 इससे कम है। अब अंदर वाला इस पे ब्रेक डाउन हुआ था और बाहर वाला इस पे ब्रेक डाउन हुआ था, तो मुझे लैम्डा की ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं? जो है K1 R1 E1 यहाँ पे K2 R2 E2 से कम दिया हुआ है, तो इसका मतलब लैम्डा M1 लैम्डा M2 से कम रहा होगा। तो इसका मतलब मुझे जो लैम्डा रखना पड़ेगा ताकि वो ब्रेक डाउन ना हो, वो लैम्डा M1 रखना पड़ेगा। समझ गए ना? लैम्डा M1 रखना पड़ेगा। तो मुझे लैम्डा कितना रखना पड़ेगा? देखो, अगर मैं उसको देखूंगा तो मुझे जो लैम्डा रखना पड़ेगा वो एक्चुअल में लैम्डा M1 रखना पड़ेगा। और लैम्डा M1 कितना हो गया यहां से देखो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 K1 E1 रखूंगा, बस हो गया। समझ गए ना? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 K1 E1 ये रखोगे आप, तो ये आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 K1 E1 ये रखोगे आप। इस लैम्डा के साथ पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए ना? इस लैम्डा के साथ आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस फिर से वही शुरू हो जाएगा जैसे हम पहले करते थे। देखो, ये मान लो 1 है, कलर चेंज करता हूं, देखो ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो एक तरीके से ये प्लस लैम्डा लिखोगे और ये माइनस लैम्डा लिखोगे। अब V1 माइनस V2 देखना बेटा जो है, सॉरी, V1 माइनस V2 ये पहले भी किया था मैंने, तुम्हें याद होगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 1 टू dr, लेकिन R2 माइनस R1 करोगे, ध्यान रखना बेटा जो है, R2 माइनस R1, तो ये देख लो यहां से क्या क्या करना बेटा जो है, R2 माइनस R1, इसका मतलब ये हो गया R2 से R1, लेकिन E12 कितना हो जाएगा जरा बताओ जो है, E12 कितना हो जाएगा? जो लैम्डा हमने निकाला, लैम्डा अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट K1 होगा, ध्यान रखना बेटा जो है, इंटू R, ये हो गया। उसके बाद V2 माइनस V3 निकालोगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 3 dr, और ये R3 टू R2 हो जाएगा। और आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे K2 हो जाएगा इंटू R, ये हो जाएगा बस। उसके बाद दोनों को ऐड कर देना, ठीक है ना? ऐड कर देना तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से V1 माइनस V3 फाइंड कर लेना और इसी को V कह देना। ये कर, तो समझ में आ गई ना बात बेटा क्या थी जो है, कि वहां पे लैम्डा M1 पे अंदर वाला ब्रेक डाउन किया था, लैम्डा M2 पे दूसरा वाला ब्रेक डाउन किया था, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैम्डा M1 कम आ रहा था। तो इसका मतलब हम किस लैम्डा के लिए, समझिए ना, किस लैम्डा के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे? लैम्डा M1 वाले के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ये कह, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का वही तरीका होता है कि V1 माइनस V2 करना है, तो माइनस इंटीग्रेशन E dr 2 to 1, वहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचे। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। इसमें ना तुम्हें
इस टाइप से दो वायर्स दिए बेटा जो है, और इनकी रेडियस दे रखी है a और इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये b दे रखी है। तो तुम्हें कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालनी है। समझ में आ गया? बताओ जो है, दो वायर्स दे रखे हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस b दे रखी है और वायर्स की रेडियस a दे रखी है। तो तुम्हें इनकी कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालनी है और काफी लॉन्ग वायर्स हैं, ध्यान रखना। अब सुनो इस केस में भी हम वही करते हैं कि एक को देते हैं प्लस लेमडा, इसको देते हैं प्लस लेमडा और इसको लिखते हैं माइनस लेमडा। अच्छा एक चीज और है, बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए दिया हुआ है, बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। अब मैं एक काम करता हूं कि यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं। तो यहां से अगर आर है तो यहां से फिर बी माइनस आर हो जाएगा। तो यहां पे आप देखो प्लस लेमडा और माइनस लेमडा का ऐड होगा। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे प्लस लेमडा और माइनस लेमडा का क्या होगा, ऐड होगा बेटा जो है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस आर, ये होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा बेटा, ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद अब यहां पे अगर मान लो V1 है और यहां पे मान लो V2 है, तो मैं V1 माइनस V2 निकालूंगा। क्यों? V1 माइनस V2 और इसको मान लो V कह दूं, तो लास्ट में अगर मैं लेमडा अपॉन V कर दूंगा तो फिर ये कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ हो जाएगी। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, Q अपॉन V अगर कैपेसिटेंस होती है तो लेमडा अपॉन वी क्या होगी, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ होगी ना, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ होगी। और रीजन भी कि लेमडा जो था वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है। आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। जब हम Q अपॉन वी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं तो ऑब्वियस ही होता है लेमडा अपॉन वी को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, बिकॉज लेमडा क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो बेसिकली हमें V1 माइनस V2 निकालना है। तो फिर से हम वही करेंगे, V1 माइनस V2 माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर कर दोगे और ये R2 से R1 ये होगा। अब जरा देखो R2 कितना लिखोगे, हाँ बेटा जो है यहां पे निकालना था। तो R2 अगर देखोगे तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी। तो ये B माइनस ए आएगा। अगर तुम देखोगे तो R2 की लिमिट क्या होगी, तो B माइनस ए होगी। और R1 मुझे यहां तक ले जाना है। इसका मतलब इसकी लिमिट्स हो जाएंगी ए हो जाएगी। कह लो R1 की लिमिट कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। और ई का एक्सप्रेशन मैंने यहां पे निकाल ही दिया, समझ गए ना। ई का एक्सप्रेशन ये वाला लिख लो।
ई तुम रख ही लोगे वहां जो पीछे हमने निकाला है, लेकिन लास्ट में बस वही ध्यान रखना कि हमें अप्रोक्सीमेशन में वो लगाना है बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, ये अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे तब तुम्हारा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ आएगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लो। दो लॉन्ग वायर्स थे, रेडियस ए थी और दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तुम्हें बी दे रखी थी, तो तुम्हें कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालना था, ठीक है ना, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालना था। तो मैंने तुमसे कहा एक को हम प्लस लेमडा देते हैं, दूसरे को माइनस लेमडा देते हैं, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस लेमडा और माइनस लेमडा दोनों की वजह से आएगा आपके, और वो ऐड होगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, वो ऐड होगा। और उसके बाद तुम्हें v1 माइनस v2 करना है, तो वही चलेगा माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर 2 to 1। अब बात आती है कि R2 की लिमिट क्या होगी और R1 की लिमिट क्या होगी, वो ध्यान रखना। और लास्ट में फिर वो b वेरी वेरी ग्रेटर देन a वाला अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर लेना, तब ये आएगा। अच्छा, थोड़ा सा ना सिलिंड्रिकल कैपेसिटर से ही डिफरेंट है बेटा जो है, तुम कंफ्यूज मत हो ना। जैसे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में तो क्या होता है ना, देखो बताता हूँ। सिलिंड्रिकल में तो ये होता है, जैसे ये है, ये आ गया, इस टाइप से होता है, तो इसको हम प्लस लेमडा और इसको माइनस लेमडा देते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिर्फ लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना बेटा, ये था और ये अलग था, ये एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये प्लस लेमडा है, ये माइनस लेमडा है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दोनों की वजह से आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, दोनों का आपस में कंफ्यूज मत करना, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और ये दो वायर्स है, दोनों अलग अलग चीजें बेटा, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी कुछ प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।